जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। हम सीटेट के लिए एनसीईआरटी का ईवीएस अध्ययन कर रहे हैं। कक्षा 3, 4, 5 का पुस्तक, जो आज कक्षा 5 की पुस्तक का अध्ययन हम करेंगे, एनालिसिस करेंगे। जो हमारे क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में बहुत बार बनते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हीं को सीधे बुक से लाएँ उठाकर। तो आप इसे पूरा वीडियो देखें और पढ़ें। दोस्तों, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। ये भी कभी कभी पूछ देता है, जिसे भी याद रखेंगे। दोस्तों, हम कक्षा 5 के ईवीएस का सिलेबस लाए हैं, जिसमें इसके महत्वपूर्ण पाठ हैं। जो कुल 22 पाठ हुए, इसमें से महत्वपूर्ण पॉइंटों को मैं लाया हूँ, तो इसलिए आप पूरे वीडियो को देखें, जो हमारे सीटेट में आते ही आते हैं बार बार। दोस्तों, आवाज़ें अलग अलग, अलग अलग जानवर अलग अलग आवाज़ निकालते हैं, जिससे हम अलग अलग सूचना पाते हैं। जैसे कुत्ता भौंकता है, रोता है, तो हम अलग अलग उनको एहसास करते हैं। रो रहा है तो कुछ अनहोनी होनी है, बिल्ली रो रही है तो कुछ उसका मतलब है, मुर्गा बांग कर रहा है तो उसका मतलब है। तो इस प्रकार ये अलग अलग जानवर हमें अलग अलग आवाज़ों से सूचित करते हैं। इस तरह ये अपने में भी बातें करते हैं। जैसे लंगूर है जंगल में, अगर कोई हमलावर जानवर आने वाला है, चीता, शेर, बाघ, तो वो अलग किस्म का सूचना, अलग प्रकार की आवाज़ें निकालते हैं, जो अपने अन्य साथियों को संदेश देते हैं कि हमारे पर खतरा आ रहा है। इसी प्रकार कुछ पक्षियाँ हैं जो अलग अलग आवाज़ देती हैं। जैसे उड़ते हुए आने वाले आक्रमणकारी दुश्मन के लिए अलग आवाज़ निकालते हैं। ज़मीन से चलते आने वाले के जैसे सर्प, बिच्छू आ रहे हैं, तो उनके लिए अलग आवाज़ निकालते हैं। मछलियाँ भी दोस्तों आपस में बातें करती हैं, जो कि बिजली तरंगों से माध्यम से उनका संदेश का संप्रेषण करती हैं। कुछ जानवर, जैसे दोस्तों दिया है, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं वो और जानवरों के इस व्यवहार में को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप या सुनामी कुछ प्रकार की अनहोनी होने वाली है, तो वो सतर्क हो जाते हैं। तो जानवरों को हमसे ज़्यादा सेंस है, और ये बहुत ज़्यादा ही सूचनाओं, मतलब प्रकृति रूप से प्रकृति को समझते हैं। जैसे दोस्तों दिया है घटना, सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी के से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान अंडमान के एक खास जनजाति है जो समझ गई और उस इलाकों को छोड़कर चली गई। सुनामी आने के बाद वहाँ देखा गया कि सभी लोग सुरक्षित हैं, यानी कि उससे पहले वहाँ से चले गए थे। तो जानवरों की आवाज़ें आज भी लोग, आदिवासी या जंगल में रहने वाले लोग पहचान जाते हैं, जान जाते हैं। दोस्तों, और चींटियों के बारे में क्या कहा गया है दोस्तों? चींटियाँ ज़मीन पर कुछ ऐसी एसिड छोड़ती हैं, जो एक दूसरे को इस रास्ते से आते जाते, मतलब जाते रहते हैं, और उसी रास्ते पे सभी लोग जाते हैं, भटकते नहीं। अगर बिल से निकले फिर उसी जगह जाना है तो चले जाते हैं। दोस्तों, जो चींटी रसायन छोड़ती है, इसको कहते हैं फिरोमिन नामक रसायन छोड़ती है, जो फार्मिक और फिरोमिन का इनके अंदर गुण होता है। तो इसी के माध्यम से वो जिस स्थान पर या एक दूसरे के लाइन में कतार बनाकर चलती जाती हैं। अगर आप कहीं पेंसिल या किसी चीज़ से स्क्रैच कर देंगे उसके लाइन में, तो वो भटक जाती है, क्योंकि वहाँ से उनका संपर्क टूट जाता है। दोस्तों, ये चींटियाँ का गुण हो गया। दोस्तों, कुछ नर कीड़े मकोड़े अपने मादा के गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे हैं जो अपने मादा को गंध से पहचान कर लेते हैं। कुछ मच्छर हमारे पैर के तालू के गर्माहट से पहचानते हैं। जहाँ हम भी पहुँचेंगे, पीछे पीछे भी पहुँच जाते हैं, जो हमारे तालू की गर्माहट से पहचानते हैं और हमें भाप जाते हैं कि यहाँ इंसान है, इनका खून पीना है। दोस्तों, रेशम का कीटाणु है, जो अपने मादा को काफ़ी दूरी, कई किलोमीटर दूरी पर भी, अगर इसकी मादा रेशम का कीट है, तो ये पहचान जाता है उसके गंध से। तो ये क्वेश्चन आया है कम से कम 4 से 5 बार रेशम कीट के बारे में, जो कि अपने मादा की पहचान अपने कितना हो भी दूर पर है, किलोमीटर पर, वो पहचान लेता है। कुत्तों की दोस्तों कुछ खास बातें हैं। जैसे कुत्ता अपने जिस एरिया में, जिस घर या जिस क्षेत्र में रहता है, वो मलमूत्र त्यागता रहता है। जगह जगह मलमूत्र त्यागता है, अपने बाउंड्री वॉल बनाता रहता है कि इतना दूर मेरा अधिकार क्षेत्र है। तो कुत्तों एक दूसरे के मलमूत्र को पहचान के जान देते हैं, यहाँ पर दूसरा कुत्ता का अधिकार क्षेत्र है, या इस अधिकार क्षेत्र में कोई दूसरा डॉगी आ गया, तो ये जान जाएगा कोई यहाँ आया था। तो ये दोस्तों कुत्ते के एक विशेष गुण है। ये चीज़ शेर, बाघ में भी पाया जाता है। दोस्तों, और चीलबाज के बारे में क्या कहा गया है, इसे भी देखा जाए। चीलबाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमारे 4 गुना ज़्यादा देखते हैं, मतलब ये पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा अच्छा देख सकते हैं। क्या तुम सोच सकते हो ज़मीन पर पड़ी हुई एक रोटी किसी चील को कितनी दूर से दिखाई देती है? तो दोस्तों, ये हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं, तो ये हमसे 4 गुना बेहतर भी देख सकेंगे। तो इनकी देखने की क्षमता काफ़ी अच्छी होती है, इंसानों से 4 गुना अच्छा देख पाते हैं। दोस्तों, कुछ जानवर जो दिन में देख लेते हैं या चलते हैं, तो उनको कुछ कलर का अनुभव होता है। जैसे हम लोग सभी कलरों को, रंग को पहचान लेते हैं, इसी प्रकार जो दिन में देखने वाले जानवर हैं, वो कुछ कलर पहचान लेते हैं। परंतु जो रात में जैसे उल्लू और भी प्रकार के जो हैं, चमगादड़, ये रात वाले पक्षी हैं, तो इनको कोई भी चीज़ 2 कलर में दिखती है, ब्लैक एंड वाइट, सफ़ेद काला में, जैसे पहले की टीवी हमारी चलती थी। तो दोस्तों, ये कुछ जानवरों के बारे में दिया गया है।
ये एनसीईआरटी में तो बार बार पूछता है, तो इसलिए उसे इसको उठा लिया गया है। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती हैं। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी आवाज़ है। डॉल्फिन जैसे इनका भी एक माना जाता है कि इनकी भी अपनी एक अल्ट्रावेट साउंड निकालती हैं, जो एक दूसरे से बातें करती हैं। इनका भी कोई शब्द भाषा है। और भी दोस्तों देखा जाए, जैसे छिपकली की लहरी के बारे में, जैसे जो दोस्तों, जब भारी भीषण गर्मी सॉरी शीत पड़ने लगती है, जब ठंडी पड़ने लगती है, तो छिपकली और गिलहरी दिखना बंद हो जाती हैं। तो दोस्तों ये जब ठंडी या भयंकर ठंडी पड़ने लगती है, तो ये गहरी निद्रा में चली जाती है। ये सुरक्षित स्थान देखकर वहाँ ठंडी के लिए पूरी ठंडी ये सो जाती हैं। तो इनका एक गुण है कि जब भी इनके प्रतिकूल कोई मौसम आता है, तो ये गहरी निद्रा में चली जाती हैं और जब तक इनके अनुकूल वातावरण ना मौसम ना हो, तब तक ये बाहर नहीं निकलती हैं। तो ये गिलहरी छिपकली का एक गुण है। और दोस्तों ये सलाथ है, इनके बारे में तो हर बार एक क्वेश्चन आता है सलाथ के बारे में। तो ये सलाथ के बारे में एक बढ़िया से जान लें, पढ़ लें, इनसे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो जान लें क्या है। ये भालू जैसे दिखते हैं, ये सलाथ है, भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों पर उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये शीर्षासन में सोते हैं, इनके सर के बल लटक जाते हैं और सोते हैं। 17 घंटा दिन में सोते हैं, 17 घंटा का पूर्ण ध्यान देंगे आप। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, यानी जिस पेड़ पर रहेंगे उसी के पत्ते खाएंगे, उसी पर रहेंगे। इसलिए इन्हें कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं, तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं, यानी जिस पेड़ पर रहते हैं उसके पूरे पत्ते खा लेंगे, तब उतर कर ये दूसरे पेड़ पर जाएंगे। अब पूरे 40 वर्ष की इनकी उम्र है, इनकी उम्र पूरा 40 वर्ष है। पूरे 40 वर्ष की उम्र में केवल 8 पेड़ की दुनिया घूम लेते हैं। ये मेढक के कुएं से भी खतरनाक हैं। ये पूरे जीवन काल में सृष्टि पर 8 पेड़ पर इनका जीवन खत्म हो जाता है। तो ये सप्ताह में केवल 1 या 2 बार उतरते हैं शौच नित्य के लिए। इनका भी भाई ये इनकी गुण है, तो इन्हें देख लें। ये गजब प्राणी विचित्र है। तो इनके बारे में बार बार क्वेश्चन बनता है, इन्हें ये पॉइंट याद रखेंगे आप, स्क्रीनशॉट मार लें। दोस्तों बाघ के बारे में कुछ कहा गया है, तो बाघ के बारे में जान लिया जाए, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देखता है, यानी कि 6 गुना हमसे बेहतर देखता है। बाघ की मूछें हवा में, ये भी कुछ इससे क्वेश्चन बना है, बाघ की मूछें हवा में कंपन को भाप लेती है और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिल जाती है, यानी कि इनका जो सोनार अल्ट्रावेटिक मतलब जो इनके डिटेक्टर है, इनके मूँछों में है। तो जो हवा से भी इनकी मूँछें कंपन से भाप जाती है कि हमारा शिकार कितना दूर है। तो इससे बार बार क्वेश्चन बना है। और देखो इसके कुछ पॉइंट देखा जाए, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपने गंध छोड़े जाता है। इस इलाके कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है, इसका इलाका कई किलोमीटर बड़ा होता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र के गंध को झट से पहचान लेता है, फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं वो उसके ऊपर तय करता है। यानी कि बाघ भी जान जाते हैं दूसरे के मलमूत्र से कि यहाँ भी दूसरा राजा कोई है, जैसे कुत्ते के गुण में आता है ये भी। और बाघ के बारे में क्या कहा गया है, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ें बदलता रहता है। गुस्से में इसकी आवाज़ें अलग हैं, बघनी को बुलाना आता है तो इनकी आवाज़ें अलग होती है। बाघ जब एक बार गुर्राता है तो इनकी आवाज़ें 3 किलोमीटर दूरी तक स्पष्ट सुनाई देती हैं। इनके ये गुण हैं, बाघ हवा में पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ों में अंतर कर लेता है, यानी कि पत्ते अपने से हिल रहे हैं तो इससे पता चल जाता है कि ये पत्ते अपने से हिल रहे हैं। अगर कोई शिकार आ रहा है इनके तरफ, अगर हिल रहे हैं तो ये जान जाते हैं कोई शिकार आ रहा है। इनके इतनी सेंसर तेज़ है। और दोस्तों देखा जाए क्या है, हमारे देश में बाघ और अन्य कई प्रकार के जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इन्हें लुप्त हो जाने की खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत सी जंगल की सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर के घाना नेशनल पार्क हैं, जो बाघ के संरक्षण के लिए है और भी बाघ के संरक्षण के लिए। लेकिन ये दोनों महत्वपूर्ण है एनसीईआरटी में, तो इन्हीं से बार बार क्वेश्चन आता है, इसे ध्यान में रखेंगे आप। घाना पशु अभ्यारण्य भरतपुर राजस्थान, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल का नाम बदला गया। इससे आप कमेंट सेक्शन में बताएं क्या रखा गया है। और दोस्तों देखा जाए शिकारी पौधे के बारे में बार बार क्वेश्चन, इससे भी क्वेश्चन बने हैं कई बार, तो इसे भी जान दें। दोस्तों इसके बारे में क्या कहा गया है, शिकारी पौधे कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेढकों, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें इसका नाम
निफेंथिस है, यानी कि एक शिकारी पौधा निफेंथिस है, जो जब फिगर में देख रहे हैं सबसे ज़्यादा मशहूर है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में तो मिलता ही है, लेकिन ये प्रसिद्ध इसलिए है कि ये भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। प्रसिद्ध इसलिए है कि ये भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, ये लंबे घड़े की तरह आप देख रहे हैं, जिसके ऊपर एक पत्ती ढक्कन नुमा लगा है। घड़े के पास अगर इसमें से खूबसूरत स्मेल गंध छोड़ता है। जब इससे कोई क्रिएचर आकर इसमें आ जाता है, बैठ जाता है, तो ये ऊपर से ढक लेता है, जिससे फंस जाता है। फिर इसके अंदर अनेक प्रकार के एंजाइम्स हैं, जिससे उसे गला देते हैं और इसका अपचयन कर देते हैं। तो ये इसका नाम निफेंथिस और भारत में मेघालय राज्य में पाया जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों देखा जाए कुछ पौधों और कुछ वृक्षों के घास फूसों के ऐसे गुण होते हैं जो अपने फलों को दूर दूर जिस एरिया में रहते हैं उससे भी दूर दूर तक इनके बीज पहुंच जाते हैं, जिसके बारे में दिया है। जैसे पशु पक्षी के माध्यम से चले जाते हैं, इनके बीज वहाँ भी उग जाते हैं। जैसे अलग अलग जगह के आए हैं, जैसे भारत में कुछ घास फूस इसमें बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो ये अलग प्रासरण क्रिया से हवा के माध्यम से उड़कर फैल रहे हैं। तो ये अलग अलग घास फूस के बारे में गुण दिया गया है। एक सबसे फेमस है घास, उसके बारे में जाना जाए, जिसे स्विट्जरलैंड में विल्क्रो का आइडिया, विल्क्रो क्या, इसके बारे में जाना जाए। विल्क्रो से क्वेश्चन बनते हैं। यह घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल जी ने अपने कुत्ते के साथ सर, इस नाम क्या रखेंगे जॉर्ज मेस्ट्रल को, सर से लौटे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर, यानी कि जॉर्ज मेस्ट्रल पर उनके कुत्ते के ऊपर एक बीज चिपकी हुई है। हैरान रह गए। झट से माइक्रोस्कोपी निकाला, बीजों को बारीकी से देखने के लिए। बीजों में छोटे छोटे हुक थे, जैसे छोटे छोटे हुक रहते हैं उसके इस पौधे के ऊपर, इसके दाने के चारों तरफ। आप लोग देखे होंगे गांव में। इसकी मदद से बीज कपड़े के रेशों में अटक जा गए थे। यह देखकर मेस्ट्रल को आइडिया आया बेलक्रो बनाने का। बेलक्रो, यहाँ से उनको आइडिया आया इस बीज को देखने के बाद। बेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती हैं और खुलने पर चर चर की आवाज़ होती है। आपने चप्पल, इसमें सैंडल बहुत ज़्यादा लगे आते हैं, बेल्ट में लगे होते हैं, पर्स में लगे होते हैं, और प्रकार के हमारे वस्त्र में लगे होते हैं बेलक्रो। तो आप बेलक्रो के बारे में जानना है कि इसे जॉर्ज मेस्ट्रल ने डिस्कवर किया था। और दोस्तों जाना जाए कुछ सब्जियां हैं जो कहाँ से आई उनके बारे में दिया गया है इस पोएम के माध्यम से। एनसीईआरटी में पोएम है, तो इसके माध्यम से दिया गया है। तो ये बार बार क्वेश्चन बनता है, इसे भी जान लें कि इससे बनता ही है क्वेश्चन एक न एक। तो जाने दोस्तों, दक्षिण अमेरिका है, पोएम आप पढ़ लीजिए ध्यान से, मालूम चल जाएगा। और हम बता देते हैं, दक्षिण अमेरिकी मिर्ची रानी, मसालों की है पटरानी, मूंगफली आलू अमरूद धूम मचाते करते उछल कूद, साथ टमाटर आया जी। यानी कि दक्षिण अमेरिका से मिर्चा और मूंगफली आलू अमरूद और टमाटर दक्षिण अमेरिका से आया। इस पोएम के माध्यम से याद कर सकते हैं आप। भिंडी है अफ्रीका की, भूरी भूरी काफ़ी भी, यानी भिंडी और कॉफ़ी जो है अफ्रीका महाद्वीप से आई है। नक्शे में यूरोप की दर, वहीं से आया गोभी मटर, यानी यूरोप से गोभी और मटर आया है। और चाय असम की है भाई, यानी कि चाय जानते हैं आप लोग कि असम से है। चली चीन से सोयाबीन, यानी कि चली चीन से सोयाबीन मतलब सोयाबीन चीन से चली है, सोयाबीन चीन की है। अमेरिका बजाती बीन, घूम घाम लौटी अपने देश, उसमें है गुड़ विशेष। तो ये हो गया दोस्तों पोएम के माध्यम से। बैगन मूली सेम करेला, आम संतरा बेर और केला, पालक परवल भिंडी मेथी भाई बहन है, ये सब देसी, यानी कि ये सब जितने हैं ये हमारे भारत की ओरिजिन है। तो इस प्रकार से इन्हें याद कर लें कि अफ्रीका की भूरी काफ़ी और भिंडी है, दक्षिण अमेरिका से मिर्ची आई, मूंगफली आई, आलू अमरूद और टमाटर आया है, और चीन से सोयाबीन, यूरोप से गोभी मटर, और असम की हमारी चाय है। और दोस्तों देखा जाए क्या दिया है, बूंद बूंद दरिया दरिया, ये पानी संरक्षण जल संरक्षण के लिए बना है। चैप्टर कक्षा 5 के एनसीईआरटी में 6वां अभ्यास है। तो दोस्तों इसकी कहानी है, इसको देख लिया जाए। यह है 650 साल पुराना घड़सीसर। ये जो इमेज देख रहे हैं आप लोग, ये घड़सीसर 650 साल पुराना है। सर यानी कि तालाब को सर कहा जाता है। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था।
इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल और न जाने क्या क्या था। यहाँ लोग मिलते जुलते थे, जलसे होते थे और गाने बजाने का प्रोग्राम भी होता था। तो दोस्तों एक जैसलमेर में गढ़सी राजा द्वारा 650 साल पहले गढ़सीसर बना था, जो कि पानी इकट्ठा करने के लिए बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता था, संरक्षित किया जाता था और इसको यूज़ किया जाता था। अब तो ये प्रदूषित हो गया, भर गया है, गंदा हो चुका है। और दोस्तों अलबरूनी के बारे में दिया गया है, एनसीईआरटी में अलबरूनी है तो इनसे भी क्वेश्चन आते हैं, इनको भी लिया गया है। तो अलबरूनी क्या 1017 ईस्वी में ये महमूद गजनी के शासनकाल में उनके साथ आए थे भारत में, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी जो बहुत प्रसिद्ध है, जिसका नाम है, इसका नाम बहुत बढ़िया है, तारिक अल हिंद। इसे नहीं भूलेंगे आप। इनके बुक का नाम है तारिक अल हिंद, जिसका हिंदी मतलब होता है भारत के दिन। तो ये आए थे महमूद गजनवी के समय। ये फारसी के विद्वान थे, अनेक प्रकार की पुस्तकें लिखे। एक संस्कृत की पुस्तक जो भारत की है उसे हिंदी में इन्होंने रूपांतरित किया था, हिंदी में इसका फारसी में इसको लिखे थे, संस्कृत से फारसी में इसको। तो उसका नाम है पतंजलि का जो काव्य है उसको संस्कृत से फारसी में लिखे थे। ये निवासी हैं इस समय पड़ता उज़्बेकिस्तान के, यानी कि इस समय उज़्बेकिस्तान में है, ये वहाँ के निवासी थे। तो इनके बारे में निम्न चीज़ें हैं। पानी से जुड़े रिवाज, कुछ पानी से जुड़े रिवाज हैं। सभी लोगों गांव घर या इलाके में किसी न किसी प्रकार के ट्रेडिशनल रिवाज होते हैं। उसी प्रकार उत्तराखंड में जब नई दुल्हन या कोई आता है या जब ब्याह करके, तो वो जलाशयों को मतलब झरना तालाब का पूजा करते हैं। लेकिन अब ये रिवाज धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था, तो इसको शहर में लोग नल की टोटी और टंकी पे ही पूजा कर लेते हैं। मतलब हर जगह नया वर्जन आ गया है इस प्रकार से। तो ये रिवाज है जहाँ उत्तराखंड में इसका पूजन किया जाता है जलाशयों का। कितना अच्छा है। और दोस्तों जाने ज़रा सोचो, क्या सोचना है, देखा जाए 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाके में जब सूखा पड़ा था, तब भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया। मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर बावड़ी में से 200 ट्रक से भी ज़्यादा कूड़ा निकाला। यानी दोस्तों एक बावड़ी में 200 से ट्रक, सोच सकते हैं आप कितना हो सकता है। बावड़ी ने फिर से प्यासे जब 1986 में सूखा पड़ा था, तो उस समय बावड़ियाँ ही काम आई। किसी का नल टोटी या समरसेबिल नहीं काम आया। तो दोस्तों इसलिए सभी बावड़ियाँ जलाशयों को सुरक्षित हमारा करना कर्तव्य है। इसके लिए चंदा भी मोहल्ले वाले ने जुटाया। कुछ साल बाद फिर से अच्छी बारिश हुई और पानी परेशानी कम दूरी हुई। दोस्तों हमें जलाशयों को सुरक्षित और संरक्षित करना है। लेकिन हम इंसान, हमारे देश में तो और भी गंदगियाँ फैली हैं, नदियों और नाले जलाशयों में कहीं भी कूड़ा कोई फेंक देता है। तो इसके आप लोग बचें, प्रकृति को बचाएं, नेचर को सुरक्षित रखेंगे तो हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा, हमारी पृथ्वी सुरक्षित रहेगी। एक कहानी है, इस कहानी में सबसे बड़ी चीज़ तरुण भारत संघ संस्था है, जो कि 1987 या 1984 में इसको बनाया गया, जो जल संरक्षण के लिए, जल प्रदूषण को बचाती है, करती है, संरक्षित करती है। तो जल संरक्षण के लिए तरुण भारत संघ पर्यावरण समिति है, एनजीओ है। इसके बारे में आप याद रखें। आ जाता है क्वेश्चन, तरुण भारत संघ क्या है, तो दे देता ऑप्शन। तो उसमें आप जानेंगे ही कि ये पर्यावरण और जल संरक्षण से इसका संबंध है। एक दमड़ी माई की कथा है, राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में रहती हैं। दोस्तों तरुण भारत संघ का मुख्यालय भीकमपुरा अलवर राजस्थान में। आप जो राजस्थान के लोग जानते हैं कि भीकमपुरा अलवर में इसका मुख्यालय है। तो ये दमड़ी माई राजस्थान के अलवर ज़िले के एक गांव में रहती हैं। इस गांव में औरतों का पूरा समय घर के कामों में बीत जाता है। तो ये कहानी इस प्रकार की है, जिन्होंने ये अपने दम पर मिलकर एक गांव वालों को मिलाकर एक तालाब का निर्माण कराया था। राजस्थान में जल की कमी है, तो वो लोग जल के बारे में बहुत ही विशेष ध्यान देते हैं। तो इनकी कहानियाँ हैं। मृत सागर के बारे में दोस्तों जान जाएं, एनसीईआरटी में दिया है, तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होते हैं, लेकिन मृत सागर में दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में, यानी कि 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। सोच सकते हैं आप कि 1 गिलास पानी में 300 ग्राम 1 लीटर पानी में 300 ग्राम सीधे नमक है, 700 ग्राम पानी है। सोच सकते हैं नमक का क्या प्रभाव है इसमें।
क्या इतना नमकीन पानी चख भी पाओगे, बहुत ही कड़वा लगेगा। दोस्तों मृत सागर जॉर्डन और इजराइल के बीच में पड़ता है, तो इसके बारे में जानें कि इसके जल में 1 लीटर के पानी की मात्रा में 300 ग्राम नमक ही है। और दोस्तों देखा जाए इसके आगे क्या है। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा हो, आपके महत्वपूर्ण लग रहा है, तो अपने और दोस्तों को शेयर करें। और देखते हैं क्या है दांडी यात्रा। दांडी यात्रा के बारे में भी आता है क्वेश्चन। यह घटना 1930 की है। दांडी यात्रा कब हुई? 1930 में। भारत की आज़ादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेज़ों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। लोगों का मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से बहुत नाराज़ थे गांधी जी। भाई गांधी जी के बारे में आप लोग जानते ही हैं। जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिशें कैसे। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी यात्रा 1930 से शुरू हुई। अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। यानी कि महात्मा गांधी के अथक प्रयासों से इस गलत कानून को तोड़ा गया। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी तक यात्रा की। लंबी यात्रा के दौरान गलत कानून को तोड़ा। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? तो दोस्तों आप लोग जान जाए कि नमक कैसे बनता है। समुद्र के पानी की ज़मीन पर क्यारियों में, यानी कि समुद्र के तट पे जो अलग अलग छोटे छोटे क्यारियाँ बना देते हैं, उसमें समुद्री जल को लाकर रिजर्व करते हैं। धीरे धीरे धूप से पानी उड़ जाता है और पानी वाष्पित होकर उड़ जाता है और नमक के अवशेष बचे रहते हैं। फिर उसे इकट्ठा करके यूज में किया जाता है, अलग अलग प्योरीफाई करके। तो दोस्तों ये पानी दांडी यात्रा से संबंध है। 1930 में अहमदाबाद से दांडी के लिए यात्रा निकाले महात्मा गांधी जी। मटर के बारे में कुछ दिया गया है दोस्तों। तो मटर के ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले ग्रेगर जॉन मेंडल को आप लोग जाने हैं। 1822 ईस्वी में एक गरीब परिवार में हुआ था। इन्होंने मटर पर प्रयोग किए और इनके बारे में क्या दिया गया है। उन्हें पढ़ाई का बहुत शौक था, पर परीक्षा के नाम पर उनकी पसीने छूटते थे। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के पैसे न होने के कारण उन्होंने एक मठ, यानी कि अपने यहाँ चर्च के पादरी मंक के रूप में मुनि बन गए, ताकि वहीं से उन्होंने आगे पढ़ने का मौका भी मिल जाए। जो मिला भी, पर विज्ञान शिक्षक की पक्की नौकरी के लिए उन्हें फिर एक परीक्षा देनी पड़ी। घबराहट के मारे वे परीक्षा में भाग जाते हैं और फेल हो जाते थे। मतलब भाई पढ़ने में इतने तेज थे कि आप लोग देख सकते हैं कि जो इस प्रकार के पढ़ने वाले वही आगे बढ़े हैं। खैर उन्होंने, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा, हमारा ज़माना अब दूसरा है। खैर उन्होंने विज्ञान का प्रयोग करना नहीं छोड़ा। 7 साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर, यानी कितने पौधों पर? 28,000 पौधों पर बारीकी से कई प्रकार प्रयोग किए, ढेरों आंकड़े इकट्ठा किए और एक नई बात खोज निकाली। ऐसी बात जो उस समय के वैज्ञानिकों को समझ में ही नहीं आई। मेंडल के मरने के बाद कई साल बाद में समझ पाए थे, जब कुछ और लोगों ने ये प्रयोग किए और पाया कि मेंडल ने इस पहले ही लिखा चुका है। यानी कि ये जो आनुवंशिक लक्षण एक दूसरे से आते जाते हैं, उनके बारे में इन्होंने बताया था। तो ये मटर पर किसी ने प्रयोग किया? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के थे। यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल किस पर प्रयोग किया? मटर पर किया। तो इससे क्वेश्चन बना, ये इतना ही क्वेश्चन बनता है। 28,000 पौधों पर किया, मटर के अलग अलग वैरायटियों पर। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों देखा जाए ये चमकता सितारा, गर्ल स्टार के बारे में बार बार आता है। ऐसी लड़कियों या महिलाओं के बारे में आता है बातें जो बहुत निम्न स्तर से निकल कर आगे अपनी कहानियाँ अपने को आगे बढ़ाई हैं, अपने आप को प्रेरित किए हैं, दूसरों को प्रेरित किए हैं। तो उनको चमक सितारा या गर्ल स्टार कहा जाता है। जैसे सूर्यमणि जी हैं, इसमें उनके बारे में दिया गया है, जो एक निम्न परिवार, एक पिछड़े इलाके से निकलकर अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाई, अपने आप को आगे की। तो उनके बारे में दिया गया है। सूर्यमणि का तोरांग के बारे में पूछता है बार बार दोस्तों। तो तोरांग क्या है? झारखंड के आदिवासियों की भाषा में कुड़ुक भाषा है, जिसमें तोरांग का मतलब होता है जंगल। यानी कि कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब होता है जंगल। इस चीज़ को पॉइंट रखेंगे। ये 300 क्वेश्चन बार बार बनता है। झारखंड के कुड़ुक भाषा में तोरांग शब्द का मतलब जंगल होता है। और दोस्तों देखा जाए क्या बचा है। और वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों शेयर लाइक करना ना भूलें। जंगल अधिकार कानून सन 2007। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें जंगल विवाद चल रहा है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, ये
जंगल अधिकार कानून 2007 ये कहता है कि जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वह वहाँ के जंगल पर पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है, यानी कि उनका हक है जो जंगल के निवासी हैं, जो 25 साल से उसमें रह रहे हैं। तो जंगल अधिकार कानून 2007 का एक का नाम है, और वो जंगल बचाते भी हैं तो उनका भी अधिकार होना चाहिए। कारपोरेट तो जाता है जंगल का तबाह करके आ जाता है। मिज़ोरम के बारे में क्या कहा गया है दोस्तों? मिज़ोरम में एक प्रकार की खेती होती है, उसके बारे में कहा गया है। खेती क्या होती है दोस्तों? वहाँ पर ज़मीन का किसी के नाम से नहीं ज़मीन है, इसका लॉटरी निकलता है उस गाँव क्षेत्र का। इसमें लॉटरी में जिसको जितना आता है ज़मीन दिया जाता है, तो लॉटरी में इस ज़मीन को जो यूनिट्स में नापा, जैसे हमारे यहाँ बीघा बिस्वा में नापा जाता है, तो वहाँ पर इस ज़मीन को टीन के रूप में नापा जाता है। टीन एक यूनिट है जिसमें इनको नाप कर दिया जाता है। तो टीन से बार बार क्वेश्चन बनता है, 1 टीन 2 टीन ज़मीन मिली, और ये ज़मीनें इन्हें लॉटरी के सिस्टम से दिया जाता है। दोस्तों, मिज़ोरम में या पहाड़ी क्षेत्र में एक प्रकार की खेती है जिसे झूम खेती कहा जाता है। ये लोग क्या करते हैं, पहाड़ पर जितना टीन इन्हें खेत मिलता है उसकी जंगल को साफ़ कर देते हैं, उसके जंगलों का पेड़ों को काट कर साफ़ करते हैं, और 2 साल 4 साल जितने उसमें उर्वरा रहती है तब तक उसमें खेती करते हैं, और बाद में जब वो उर्वरा नष्ट हो जाती है उसे छोड़ देते हैं, फिर अगले जंगल पर ये इसी प्रकार करते हैं। तो ये जंगल को मतलब नष्ट भी होता है एक प्रकार से, और वहाँ की एक ट्रेडिशन है, तो क्या ही किया जा सकता है। तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे, ये कहाँ का है? मिज़ोरम की खेती है। टीन में वहाँ का यूनिट नापा जाता है, लॉटरी से खेत मिलता है, और झूम खेती करते हैं। झूम खेती के बारे में जैसे यहाँ दिया गया है दोस्तों, तो आप जान लें, जिसमें मकई, सब्जी, मिर्ची और चावल बोते हैं यहाँ लोग, वहाँ के झूम खेती से। और दोस्तों जाना जाए क्या कहा गया है, गुजरात में जब फसल हो जाती है, पक जाती है, कट जाती है, तो वहाँ पर उधियू, गुजरात में उधियू का मतलब होता है उल्टा उल्टा करके, उधियू के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटी को सौंधी खुशबू, वाह! मतलब उधियू एक प्रक्रिया है जिसमें गुजरात के लोग खुशी में, मतलब अनाज होने की खुशी में अपना बनाते हैं। उल्टा रख कर सब्ज़ी पकाया जाता है, इसमें पकी सब्ज़ी को उधई कहा जाता है, मतलब उल्टे पकाते हैं मिट्टी के बर्तन है, जैसे भी उसको ढक कर बंद करके जो दूध, मक्खन, दही जितना चाहे उतनी छाछ के साथ खाते पीते हैं। तो उधई शब्द का प्रयोग हुआ है गुजरात के लोगों को, जो बनाते हैं पात्र को उल्टा करके मिट्टी के चूल्हे पर, बाजरे की रोटी होती है। फादली दीवारें, ये चमकते सितारे, उनके बारे में दिया गया है। जैसे चमकते सितारे के बारे में पढ़ लिया जाए, इंडियन एक्सप्रेस 2007 के सामने जो अपने परिवार को चलाने के लिए बर्तन मांजती है, लिंग भेद की दीवार भी जो उसकी माँ ने उसके सामने खड़ी की थी, कहानी के माध्यम से बताया गया है। तो ये है मुंबई नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की आवाज़, मतलब वहाँ की लड़कियाँ जो अपने रीति रिवाजों को, 5 लड़कियां हैं जो इसको छोड़कर बास्केटबॉल टीम बनाई और नागपाड़ा बास्केटबॉल में खेलती हैं आज। तो दोस्तों, महिला लिंग भेद को या किसी प्रकार के इस प्रकार के भेदभाव को छोड़ना चाहिए, तो उनके बारे में दिया गया है। इन्हें चमत्कार सितारा रहेगा जो अपने निम्न स्तर से आगे बढ़ी हैं। इनके बारे में है, तुम्हारे अंदर धड़कती घड़ी, यानी घड़ी के बारे में क्या दिया गया है, घड़ी की सुई होती है और टिक टिक करती है। दोस्तों, हमारे धड़कन को जिसमें नापा जाता है स्टेथोस्कोप लगाकर, यानी कि स्टेथोस्कोप से हमारे धड़कन को नापा जाता है, उसके बारे में कहा गया है, तो इसे ध्यान में रखेंगे आप। और दोस्तों देखा किसने की मदद, हाँ दोस्तों ये देख लिया जाए, इसके बारे में क्वेश्चन था। अहमदाबाद, 26 जनवरी 2001 को एक भूकंप आया था गुजरात में, कच्छ में, तो उसके बारे में दिया गया है। आज सुबह गुजरात में पढ़ लिया जाए इसको, कहानी क्या है। भूकंप से कम 1000 लोगों के मारने की आशंका है, कई हज़ार लोग घायल हो गए, बचाव एवं राहत कार्य में लोगों की मदद की गई। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ में भूकंप आया था। इससे क्वेश्चन बनता है, ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, ना ज़्यादा इस पर लेक्चर देने की ज़रूरत है। भुज से शुरू हुआ था, जिसमें बहुत ही नुकसान हुआ था भारत का, भुज के लोगों का। ठंडा रेगिस्तान क्या है दोस्तों, जहाँ पर लद्दाख, यानी लद्दाख में जहाँ पर बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है, बारिश कम होती है, सफ़ेद बर्फ़ की चादरें होती हैं, उसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। गर्म रेगिस्तान थार राजस्थान का है, जहाँ पर बालू, गर्म हवाएं हैं, रेत है, उन्हें गर्म रेगिस्तान कहा जाता है। तो ये उसके बारे में दिया गया है। लद्दाख के बारे में, लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है।
एक पॉइंट इसे याद रखेंगे। और लद्दाख के लोग किसी को स्वागत करते हैं तो उसे जूले जूले कहते हैं। जैसे आप कह देंगे स्वागत है आपका, आइए आइए, तो दोस्तों आप लोगों का जूले जूले है, इसे याद रखेंगे। लगे आप जाएंगे लद्दाख में तो आपको जूले जूले कहकर बुलाएंगे, तो आप जूले जूले शब्द लद्दाख में स्वागत करने के लिए बोला जाता है, इसे ध्यान रखें। चांगपा के बारे में क्वेश्चन बनता है, इसको विस्तृत जाना जाए दोस्तों। नायंगमा से उन्होंने मुझे चांगपा के बारे में पता चला। एक टूरिस्टर हैं जो घूम रहे हैं, उन्होंने अपनी कहानी लिखी है तो उसके उन्होंने डिस्क्राइब किया है सब कुछ। इतने बड़े इलाके में यानी कि 5000 लोग रहते हैं। चांगपा घुमंतू लोग हैं, चांगपा घुमंतू लोग हैं जो हमेशा एक जगह से दूसरे जगह घूमते फिरते रहते हैं। अपनी भेड़ बकरियों की झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। बकरियों के साथ घूमते रहते हैं, इनका जीवन वही है, उनका कार्य, उनका बिजनेस वही है। जानवरों से उन्होंने अपनी ज़रूरत का सामान मिल जाता है, दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए ऊन। भेड़ बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी हैं। जितनी भेड़ बकरियां उतना ही ऊंचा परिवार का स्तर माना जाता है। चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना, ये सबसे ज़रूरी है, इनका पश्मीना ऊन बनता है। चांगपा लोग एक खास बकरी पालते हैं जिनके बालों से पश्मीना ऊन बनता है। जितनी ठंडी और ऊंची जगह होती है उन बकरियों के बाल भी उतने ही ज़्यादा नरम होंगे, यानी कि जितने ऊंचे स्थान पर रहेंगे उनके बाल उतने नरम होंगे। चांगपा इतने मुश्किल हालात में भी इतनी ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं। तो चांगपा के बारे में है, जिनके बकरियों से पश्मीना बनाया जाता है। पश्मीना की शाल बहुत मशहूर है, तो इनके बारे में यही है। ये लोग टेंट में रहते हैं और टेंट को रेबो कहते हैं। जो ये चांगपा लोग हैं टेंट में रहते हैं, जिस टेंट में रहते हैं उसे रेबो कहते हैं, तो इसे भी याद रखें। और दोस्तों दुनिया में मशहूर पश्मीना, इनके बकरियों के बालों से बनी हुई पश्मीना शाल दुनिया में सबसे मशहूर है, इसके बारे में जानते हैं। पश्मीना शाल 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देता है। एक पश्मीना शाल जो है 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देता है। इतने गर्म पर मोटी बिल्कुल नहीं है। गर्मी बहुत देती है लेकिन मोटी बहुत पतली होती है। यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहती हैं। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 सेंटीग्रेड से भी बहुत कम -40 सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उग जाते हैं जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल, यानी कि बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के, यानी जो बकरी है वो उसके 6 बाल मिला के हमारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर होता है। पश्मीना शालों की मशीनों द्वारा नहीं बुनाई की जाती है, इनकी बुनाई हाथों से की जाती है। पश्मीना शाल की बुनाई हाथों से की जाती है। खास बुनकर होते हैं, अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारण पश्मीना शाल तैयार हो पाती है। यानी 250 घंटा लगातार बुनाई कर रहा है तो एक शाल तैयार होगी। तो पश्मीना के बारे में ये जानकारी आप रखें। दोस्तों डल झील में जिस प्रकार की आप नाव देख रहे हैं इसको लोग शिकारे बोलते हैं, यानी कि डल झील में इस प्रकार की नाव को शिकारे बोला जाता है। इस क्वेश्चन को आप रखेंगे। शिकारे किसका नाम है? एक डल झील में एक प्रकार की विशेष नाव है, उसको शिकारे बोला जाता है। इसको कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में एक नाव को क्या बोला जाता है? वहाँ पर फेरी बोला जाता है। श्रीनगर के घर के बारे में क्वेश्चन बनते रहते हैं तो इनके बारे में जान लिया जाए। दोस्तों श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्टर हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच से इनकी चौड़ाई 8-9 फुट तक होती है, यानी कि 80 फुट लंबे और 8 से 9 फुट तक चौड़े होते हैं, हाउस बोट होते हैं। बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह इस डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं। जैसे हमारे यहाँ बिल्डिंग मकान है, इस प्रकार श्रीनगर में डल झील या झेलम नदी में इस प्रकार के डोंगे होते हैं। इस प्रकार के नाव को डोंगे या घर, ये जो भी है इनको कहा जाता है। और दोस्तों क्या क्या गया, हाउस बोट और
कई बड़े घरों की अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनके हाउस बोट और घर की छतों पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी आप देख रहे हैं। इनमें खास डिजाइन खत्म बंद है जो जिग्सा पजल जैसा दिखता है। जिग्सा पजल आपको कक्षा 3 के ईवीएस में मैं दिखाया था। जिग्सा क्या होता है, जो पेड़ के अलग अलग कटे फिगर होते हैं जिन्हें जोड़ते हैं बच्चे। और देखा जाए इसमें क्या दिया गया है, पत्थरों को काट कर एक एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गांव में दिखते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन इन घरों के छत ढलवा होते हैं, यानी कि ढलवा इस टाइप के होते हैं। जो जम्मू कश्मीर के घर होते हैं ढलवा आप लोग देख रहे हैं। और क्या कहा गया है, यहाँ के पुराने घरों की खासियतें है जालीदार खिड़कियाँ होती है। यहाँ के घरों में जालीदार खिड़कियाँ आप देख रहे हैं, ये बाहर की ओर खुलती हैं। इन्हें डब कहते हैं, यानी कि जो हम यहाँ खिड़कियाँ हैं जालीदार होती हैं, बाहर की तरफ खुलती हैं, इन्हें डब कहते हैं। इन्हें बैठकर बाहर का नज़ारा बहुत बढ़िया दिखता है। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है पत्थर ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनता है। घरों के दरवाजे खिड़कियों पर डिजाइनदार मेहराब बने होते हैं। घरों खिड़कियों पर डिजाइनदार मेहराब बने होते हैं। तो ये मेहराब है इस प्रकार के। तो इनके घरों के बारे में आप जान लें, इससे भी क्वेश्चन बने हैं कम से कम 10 बार। और दोस्तों शेष रही चीज़ होमवर्क, आप अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, नमस्कार।